इस वीडियो में साइमन कमीशन के बाद का देखते हैं। 1927 में सभी अंग्रेज सदस्यों से साइमन कमीशन का गठन हुआ था। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट की समीक्षा करने के लिए ये गठित किया गया था। इसमें जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्य थे। इसमें साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए इसको श्वेत कमीशन भी कहा गया और 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा था। साइमन उदारवादी दल के सदस्य थे। भारतीयों ने श्वेत कमीशन कहकर इसका बहिष्कार किया। साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगे थे। साइमन कमीशन के विरुद्ध लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। के विरुद्ध लाठीचार्ज से घायल हो गए थे, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी 1928 में। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता था। साइमन कमीशन का गठन 1927 में, भारत पहुंचा 3 फरवरी 1928। साइमन कमीशन के विरोध का कारण इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग की जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने स्थापना की थी। उद्देश्य पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। साइमन उदारवादी दल का था। इरविन के कहने पर किसी भी भारतीय सदस्य को इसमें शामिल नहीं किया गया था। साइमन कमीशन ने संघीय सरकार की संस्तुति की थी। सिफारिश द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार से प्रतिस्थापित करना। साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाला लाजपत राय घायल हुए थे। नेहरू रिपोर्ट 1928 मोतीलाल नेहरू ने प्रस्तुत की थी। 1928 में नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू ने प्रस्तुत की थी। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी भी कहा जाता था। तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने सर्वप्रथम औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी। नेहरू रिपोर्ट में डोमेनियन स्टेटस की मांग की गई थी, इसीलिए जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेताओं द्वारा इसका विरोध किया गया था। मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन में जिन्ना ने 14 सूत्री मांग रखी थी। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। नेहरू रिपोर्ट के विरोध में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग बनाई गई थी। नेहरू रिपोर्ट भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं इस हेडिंग के साथ थी। उसका जो विषय था वो ये था। 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में हर्षद मोहानी ने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन ये माना नहीं गया था। अब नेहरू रिपोर्ट रखी गई। जो साइमन कमीशन आया था उसकी सिफारिश थी, उसके विरोध में नेहरू रिपोर्ट रखी मोतीलाल नेहरू ने और 1929 में रखी। तो गांधी जी ने कहा 1 वर्ष के अंदर ये नेहरू रिपोर्ट को अंग्रेज मान लें, नहीं तो हम अनिश्चित काल के लिए धरना प्रदर्शन करेंगे। तो 1921 के कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में अध्यक्ष सी.आर. दास चुने गए थे, लेकिन वो जेल में होने के कारण हकीम अजमल खान ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो और 31 दिसंबर 1929 का मध्यरात्रि का जैसी घंटा बजा, पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इन्होंने लाहौर में रावी के तट पर भारत का स्वतंत्रता का झंडा फहराया। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस पहला मनाया गया। 26 जनवरी को इसी कारण पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की बात कही गई थी। और जो लक्ष्य था वो पूर्ण स्वतंत्रता रखा। 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर पंडित नेहरू ने झंडा फहराया। लक्ष्य पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वराज। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया। 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर पहली बार झंडा फहराया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू की पहली कांग्रेस अध्यक्षता 1929 लाहौर अधिवेशन थी। लाहौर अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार मिल गया था। गांधी जी ने कहा था 1 वर्ष के अंदर
नेहरू रिपोर्ट को मान लें, नहीं तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया क्योंकि नेहरू रिपोर्ट अंग्रेज़ों ने मानी नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 शुरू हुआ था डांडी मार्च के साथ। जो यात्रा है साबरमती से 12 मार्च को शुरू हुई, डांडी को 6 अप्रैल को ख़त्म हुई। 24 दिन में 24 मील की पैदल यात्रा की 1930 में शुरू हुआ। बोस ने इस जो पैदल यात्रा थी साबरमती से डांडी मार्च 12 मार्च से 6 अप्रैल तक की, उसको सुभाष चंद्र बोस ने एल्वा से पेरिस तक की नेपोलियन की यात्रा से तुलना की। तो पहले डांडी मार्च हुआ। डांडी मार्च में आने के बाद असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद सरोजिनी नायडू और बरुद्दीन तैयब ने धरसाना में नेतृत्व किया। 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर यरवदा जेल भेज दिया महात्मा गांधी को। डांडी यात्रा के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। बेब मिलर जुड़े हुए थे, पत्रकार थे, वो असहयोग आंदोलन के दौरान, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बेब मिलर जुड़े हुए थे। खान अब्दुल गफ्फार खां खुदाई खिदमतकार भी कहा जाता था इनको, और इन्होंने सीमांत गांधी भी कहा जाता था। इन्होंने लाल कुर्ती या फिर ये चलाया था अपना। तो डांडी मार्च कब से हुआ था? साबरमती 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 डांडी तक गए थे। तो डांडी मार्च प्रारंभ हुआ था 12 मार्च और सविनय अवज्ञा चालू हुआ था 6 अप्रैल। डांडी मार्च खत्म होने के बाद लाहौर सत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन की अनुमति की शुरू मिल गई थी। सविनय आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो डांडी से। और डांडी मार्च कहाँ से शुरू हुआ था? साबरमती से। डांडी मार्च साबरमती से डांडी, सविनय अवज्ञा आंदोलन डांडी से शुरू, डांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। गुजरात के सत्याग्रही सबसे अधिक थे जो इनके साथ ये चली थी, पैदल यात्री थे, उनमें गुजरात के सबसे अधिक थे क्योंकि गुजरात से शुरू हुई थी। ये गांधी जी ने दांडी पहुंचकर एक मुट्ठी नमक उठाकर इसका विरोध किया था, सांकेतिक उल्लंघन किया था नमक कानून का। नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च, ये नमक बनाया नहीं था, नमक कानून तोड़ा था बस। नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च शुरू किया गया था। नमक सत्याग्रह में महिलाओं की संख्या सर्वाधिक थी। गांधी डांडी यात्रा के दौरान शक्ति के विरुद्ध अधिकार की लड़ाई में विश्व की सहानुभूति मुझे चाहिए, ऐसा कहा था इन्होंने। 6 अप्रैल है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के लिए। 12 मार्च 1930 को शुरू, 6 अप्रैल 1930 को ख़त्म। डांडी मार्च पूरी तरह पैदल मार्च था। बेब मिलर डांडी मार्च में गांधी जी के साथ थे। गांधी की गिरफ्तारी के बाद सरोजिनी नायडू तैयब जी ने संचालन किया था आंदोलन का। तरसाना नमक गोदाम पर धावा बोला था। उस समय गांधी जी यरवदा जेल में थे। तंजौर तट पर राजगोपालाचारी ने इसका नेतृत्व किया था। विनोबा भावे प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। लाल कुर्ती खान अब्दुल गफ्फार खां की ये थी पार्टी थी। खुदाई खिदमतकार 1929 सीमांत गांधी। लाल कुर्ती खुदाई खिदमतकार 1929 सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन। पेशावर कांड 1930 बी चंद गढ़वाली। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खां। 1929 में खुदाई खिदमतकार किसने शुरू किया था? अब्दुल गफ्फार खां। बेगूसराय की चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी इरविन समझौते से सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित हो गया था।
गांधी इरविन समझौते से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की सहमति बनी थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी उस पर चर्चा होनी थी, लेकिन गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू कर दिया। पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। इरविन ने गांधी जी के साथ समझौता किया कि आप द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लो और सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दो। ऐसा ही हुआ। गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। वापस आ गए तो फिर से असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद रचनात्मक कार्यों पर सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो असफलता थी उसके बाद इन्होंने रचनात्मक कार्य पर बल दिया। एक गांधी इरविन समझौता मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए किया गया था। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे 1931 में। 26 जनवरी 1931 को गांधी जी रिहा हुए थे। और ये जो समझौता हुआ था गांधी इरविन, उसमें सरोजिनी नायडू ने गांधी इरविन को दो महात्माओं की संज्ञा दी थी। तेज बहादुर सप्रू एम आर जयकर के प्रयत्न से तेज बहादुर सप्रू और एम आर जयकर के प्रयत्न से गांधी इरविन वार्ता शुरू हुई थी। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का भाग लेना। सरोजिनी नायडू ने गांधी इरविन को दो महात्मा कहा था। 5 मार्च को हुआ था गांधी इरविन समझौता। कैंपबेल जॉनसन ने गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था। गांधी इरविन वार्ता में तेज बहादुर सप्रू और जयकर की भूमिका थी। गांधी इरविन समझौते को मंजूरी देने के लिए 1931 में कराची में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। अच्छा, कराची अधिवेशन हुआ था। उसके बाद ही द्वितीय ये हुआ। तो सबसे पहले गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। उसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ, फिर कराची अधिवेशन हुआ। उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। उसके बाद फिर से असहयोग आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया और उसके बाद फिर पूना पैक्ट हुआ। उसके बाद फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। गांधी इरविन समझौते के बाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी। हाँ, तो मतलब चाहते तो उसमें बात कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बात नहीं की थी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी के विषय में। तो इनके लिए काले झंडे दिखाए गए थे गांधी जी को। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को हुई थी और कराची सम्मेलन 26 से 31 मार्च तक हुआ था और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था। यह पूर्णतः निष्फल रहा था। कराची अधिवेशन तो पहले हुआ गांधी इरविन समझौता 5 मार्च को, फिर 23 मार्च को फांसी, फिर उसके बाद कराची अधिवेशन 31 मार्च को, उसके बाद 7 सितंबर को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। मूल अधिकारों की बात कही गई थी जवाहरलाल नेहरू द्वारा। 31 में कराची अधिवेशन हुआ था। उसमें कराची अधिवेशन में गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। गांधी इरविन समझौता हुआ और उसको सहमति देने के लिए कराची अधिवेशन हुआ और समझौते से पहले फांसी हो गई और इन सब के बाद में पूना पैक्ट हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने कराची अधिवेशन को गांधी जी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा कहा था।
कराची अधिवेशन में गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। द्वितीय में गांधी जी, सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय ने भाग लिया था। प्रथम किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? मोहम्मद अली, मौलाना मोहम्मद अली। गांधी जी SS राजपूताना जहाज से गए थे। कांग्रेस ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, पहले और तीसरे में नहीं लिया था। ईसाइयों का प्रतिनिधित्व KT पॉल ने किया था। गांधी जी किंग्सले हॉल में ठहरे थे। प्रथम 1930, द्वितीय 1931, तृतीय 1932। जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। गलत, गांधी जी ने किया था और सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय। द्वितीय में 3 गए थे ये। जवाहरलाल नेहरू ने भाग नहीं लिया था गोलमेज सम्मेलन में, महात्मा गांधी ने लिया था। कांग्रेस केवल दूसरे में शामिल हुई थी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व गांधी जी ने किया था। केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि महात्मा गांधी ने प्रतिभाग किया था। गांधी जी SS राजपूताना जहाज से गए थे। अंबेडकर ने तीनों सम्मेलनों में भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर असफल रहा। मुसलमान सिख पहले से ही अलग थे, दलितों को भी हिंदुओं से अलग कर दिया, अल्पसंख्यक मानकर। गांधी जी का पहला आमरण अनशन सांप्रदायिक पंचाट के विरुद्ध 1932 में यरबदा जेल में शुरू हुआ था। गोलमेज सम्मेलन पहला 1930, दूसरा 1931, तीसरा 1932। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद PM रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की 16 अगस्त 1932 को। इसके बाद गांधी जी का पहला आमरण अनशन 1932 को यरबदा जेल में चालू हो गया। पूना समझौते के बाद गांधी की रुचि समन्वय अवज्ञा आंदोलन में नहीं रही। अस्पृश्यता विरोधी लीग बनाई। तो इसमें ऐसा है, असहयोग समन्वय अवज्ञा आंदोलन शुरू, उसके बाद गांधी इरविन समझौता, उसके बाद भगत सिंह को फांसी, कराची अधिवेशन 1930 में समन्वय अवज्ञा आंदोलन शुरू। उसके बाद गांधी इरविन समझौता 5 मार्च। उसके बाद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी 26 मार्च। फिर 31 मार्च को कराची अधिवेशन, अध्यक्षता ये वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन वो असफल हो गया। सांप्रदायिक पंचायत जो दलितों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात कही गई थी, उसके विषय पे असफल हो गया। उसके बाद गांधी जी का आमरण अनशन, और गांधी जी के आमरण अनशन के बाद पूना पैक्ट। उसके बाद फिर तीसरा समन्वय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा गोलमेज सम्मेलन। दलित वर्गों का संघ जगजीवन राम ने स्थापना किया था इसका। 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने दलितों के लिए एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया था। और किसके लिए हो गया ये? मुसलमान, सिख, SC ST, इनके लिए कम्युनल वार्ड में पृथक निर्वाचन क्षेत्रों का शामिल किया गया था। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना MC राजा ने की थी। ऑल इंडिया SC फेडरेशन, अम्बेडकर 1942। पूना पैक्ट से दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया गया था। महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध किया था। पूना समझौते का उद्देश्य था दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व देना। गांधी जी ने पहला आमरण अनशन किया था रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनल अवार्ड के विरुद्ध।
सांप्रदायिक जो पंचायत था उसमें 71 सीटें आरक्षित की गई थी। पूना पैक्ट में गांधी जी ने 147 सीटें दे दी। बी आर अम्बेडकर एवं गांधी जी के बीच समझौता पूना पैक्ट कहा जाता है। 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना गांधी जी ने की। इसके अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला बनाए गए। गांधी जी के समर्थक व अम्बेडकर ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे, गांधी जी ने नहीं किए थे। गांधी जी ने पूना समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। अम्बेडकर ने कहा था, महात्मा गांधी जी क्षणिक भूत की भांति दूर उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं। कांग्रेस समाजवादी पार्टी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने 1934 में की। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक भी कहा जाता है। दलित वर्गों का संघ जगजीवन राम, हरिजन सेवक संघ गांधी जी। 1999 में जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक 1934 में पटना में हुई थी। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता थे आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण। 1934 में स्थापना हुई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक 1934 में पटना में हुई थी। जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे जयप्रकाश नारायण और इसके साथ में आचार्य नरेंद्र देव भी थे साथ में। प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन 1937। 1935 के भारत शासन अधिनियम के आधार पर 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए। लोकनायक जयप्रकाश नारायण। गांधी की सरकार 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत से बनी। बंगाल, पंजाब, सिंध में कांग्रेस बहुमत बनाने से वंचित रही। जहां मुस्लिम बहुल था बंगाल, पंजाब और सिंध 3 थे, वहां पे अपना बहुमत नहीं बना पाया उन्होंने। कांग्रेस मंत्रिमंडल का जो ये कार्यकाल था वो 28 माह का था। चैम्सफोर्ड द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया था कांग्रेस को बिना पूछे, इसलिए एक साथ सभी प्रांतों से मंत्रिमंडल से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था कांग्रेस ने, जिससे ये मैसेज जाए कि भारत की द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने की कोई मंशा नहीं है। त्यागपत्र देने के बाद लीग ने 1939 में मुक्ति दिवस मनाया था 22 दिसंबर को। 1935 का अधिनियम के तहत 1937 में चुनाव हुए, प्रांतीय चुनाव। पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था बंगाल, पंजाब, सिंध। पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा। और पूर्ण बहुमत प्राप्त 5 सरकार 6 में बनाई थी बॉम्बे को मिलाकर। मंत्रिमंडल बनाया था मद्रास, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, बॉम्बे 6 में, लेकिन बॉम्बे में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। असम, उत्तर पश्चिमी प्रांत, बम्बई में कांग्रेस सबसे बड़ा दल बनकर उभरी थी, लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं था। बंगाल, पंजाब, सिंध में कांग्रेस सबसे बड़ा दल बनाने में वंचित रही थी। कांग्रेस का शासन 28 माह चला। 1939 में मुक्ति दिवस मनाया लीग ने। वर्ल्ड वॉर 2 में कांग्रेस से बिना पूछे लिनलिथगो के शामिल होने को लेकर कांग्रेस ने सभी प्रांतों में एक साथ त्यागपत्र दे दिया था। कार्यकारिणी कमेटी 1937 ने भूमि स्वामित्व को समाप्त करने की नीति बनाई थी। 1938 में हरिपुरा जो गुजरात में है उसमें सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे। 1939 में
त्रिपुरी जो मध्य प्रदेश जबलपुर में है, गांधी जी के समर्थित पट्टाभी सीतारामैया को पराजित कर पुनः निर्वाचित हुए, लेकिन गांधी जी ने इसे अपनी हार समझा और इसके चलते सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था। दूसरी बार अध्यक्ष बने पट्टाभी सीतारामैया को, हाँ, और तो इसके कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो बाकी समय के लिए राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। 1939 में त्रिपुरी संकट कहा जाता है इसे, और इससे फिर उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र देकर सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। 1937 में वित्त विभाग के जो मंत्री थे वो रफ़ी अहमद किदवई थे। तीनों थी एक ही क्रम में। हरिपुरा अधिवेशन, सुभाष चंद्र बोस, त्रिपुरी, सुभाष चंद्र बोस चुने गए पट्टाभी सीतारामैया को हराकर, और बाकी समय के लिए सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया। हरिपुरा गुजरात 1938 के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस। त्रिपुरी जबलपुर एमपी, बाद में राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन, इसके बीच उनका ये हो गया, झगड़ा था, वो सुभाष चंद्र बोस और